Good morning students. Today we are going to discuss about one of the important and much simple topic that is about average atomic mass. मतलब आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास के बारे में. एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करना है और साथ ही साथ देखना है फॉर्मूला जो होगा उसका वो किस तरीके का होगा जिससे हमको एवरेज एटॉमिक मास निकालना पड़ेगा. उसी फॉर्मूला का हेल्प करके हम एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करेंगे. तो सबसे पहले ये आप एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है आप उसको समझने से पहले जनरली अगर आपसे कहा जाए कि 3 नंबर है ए बी और सी और कहा जाए कि इनका एवरेज कैसे निकालेंगे आप मैथमेटिकली जो आप एवरेज निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे तो वो निकालेंगे बहुत सिंपल है a प्लस बी प्लस सी बाई 3. मतलब जितने नंबर्स हैं उतना ही से डिवाइड करना है. उसी तरह से ए बी सी डी रहता तो क्या करते ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई 4 कर देते. तो एवरेज ऐसे ही निकालते हैं. कुछ इसी कॉन्सेप्ट पर इसी तरीके से हम जो केमिस्ट्री का एवरेज एटॉमिक मास है उसको निकालेंगे. ठीक है, लेकिन उसको जानने से पहले एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी इसको ज़रा आप समझिए. जैसे अगर आप बात करें कार्बन का तो कार्बन का जो आइसोटोप्स है वो 15 आइसोटोप एग्जिस्ट करता है कार्बन का. लेकिन उस 15 आइसोटोप्स में जो 2 आइसोटोप हैं वो नेचुरली स्टेबल हैं और नेचर में वो इस परसेंटेज में मिलते हैं. जैसे कार्बन 12 का बात कर दे अगर हम तो 98.93% मिलता है. इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 6. जाहिर सी बात है आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा सबका. तो कार्बन का जो आइसोटोप होगा यूं तो कहने को 15 है लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो कौन कौन है तो एक कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसमें एटॉमिक मास क्या है 12 है उसका परसेंटेज नेचर में कितना है 98.93% और कार्बन 13 का परसेंटेज कितना है 1.07% और कार्बन 14% प्रेजेंट इन ट्रेसेस मीन्स बहुत स्मॉलर अमाउंट में मिलता है. ये मिलता है पीपीटी में पार्ट्स पर ट्रिलियन बहुत कम अमाउंट में मिलता है इसलिए ये ना के बराबर होता है. तो जनरली हम कंसीडर करेंगे अगर तो कंसीडर करेंगे किसको कार्बन 12 और कार्बन 13 मतलब कार्बन का 2 आइसोटोप नेचुरली स्टेबल है. वन इज कार्बन 12 एंड अनदर इज कार्बन 13 और ये कितना परसेंट है 98.93% और ये कितना परसेंट है 1.07%. ये जो कार्बन जिसका मास हम 13 लिख रहे हैं एक्चुअली में इसका मास होता है 13.003 AMU इस कार्बन का मास. ठीक है, सो एक्चुअल मास होता है 13.003 जिसको नियरली इक्वल टू हम लिख देते हैं 13 AMU. ये बात समझ में आया. उसी तरीके से अगर हम बात करें क्लोरीन का तो क्लोरीन का 2 आइसोटोप एग्जिस्ट करता है. क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है. तो जाहिर सी बात है आइसोटोप है ये दोनों तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा, एटॉमिक मास डिफर करेगा. तो क्लोरीन का जो 35 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप है उसका परसेंटेज नेचर में कितना होता है 75.53% और 37 जिसका एटॉमिक मास है उसका परसेंटेज होता है 24.47%. इसका अच्छा ये एक बात और समझना है आपको. यहाँ जो क्लोरीन देख रहे हैं जिसका मास हमने यहाँ 35 लिखा है एक्चुअल इसका एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 34.969 जिसको नियरली इक्वल टू 35 रिगार्ड कर दिया जाता है. इसलिए हम बोलते हैं कि क्लोरीन का मास 35 है. उसी तरह 37 का जो एक्चुअल मास है वो क्लोरीन जिसका मास 37 हम लिख रहे हैं उसका एक्चुअल मास है 36.966 एंड इसी वजह से ये नियरली इक्वल टू क्या है 37 है. दैट्स वाई हम इस क्लोरीन के मास को क्या मान रहे हैं 37 मान रहे हैं. तो 35 वाला क्लोरीन और 37 वाला क्लोरीन नेचर में किस रूप में मिलता है तो ये 75.53% मिलता है और अगर इसका बात करें हम तो ये मिलता है 24.47% ये मिलता है नेचर में. उसी तरह से आयरन का बात कर लीजिए तो आयरन के 3 आइसोटोप्स हैं. एक आयरन जिसका मास 54 हो, एक आयरन जिसका मास 56 हो और एक 57. ये 3 आइसोटोप्स जो हैं इनका जाहिर सी बात है आइसोटोप है तो एटॉमिक नंबर सेम रहेगा 26. तो इनका परसेंटेज जो नेचर में मिलता है वो इस तरीके से है कि 54 एटॉमिक मास वाला का जो परसेंटेज है नेचर में वो 5% मिलता है और ये 56
वाला का मास है, 56 मास वाले का परसेंटेज जो है वो 90% है, एंड 57 वाले का एटॉमिक मास ये परसेंटेज कितना है, ये 5% है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ जी, परसेंटेज कहने का मतलब? इसका कहने का ये मतलब हुआ कि अगर आप आयरन का 100 एटम का सैंपल उठाते हैं, हालांकि 100 एटम काफ़ी छोटा अमाउंट हुआ, आप थोड़ा सा भी उसका एक टुकड़ा भी ले लीजिएगा पॉइंट जैसा, तो भी उसमें अरबों खरबों एटम्स आ जाएंगे। माने एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप आयरन का 100 एटम लेते हैं तो 54 मास वाला कितना एटम्स होगा, 5 एटम्स। उसमें से 5 एटम वो होगा जिसका मास 54 है, और 90 एटम्स वो होगा जिसका मास 56 है, और 5 एटम फिर वो होगा जिसका मास 57 है। मतलब 100 अगर सैंपल आप लेते हैं नेचर में आयरन का, तो उसमें 5 मिलेगा आपको 54 और 5 मिलेगा 56, 10 हो गया, और बाकी 90 जो बचा वो क्या मिलेगा, 56 वाला मिलेगा। माने नेचर में जो तादाद है, एबंडेंस जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज़्यादा किसका है, वो आयरन का है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि एलिमेंट का एक से ज़्यादा आइसोटोप एग्जिस्ट कर रहा है। कार्बन का आइसोटोप 12 और 13 है, कहने के लिए तो 15 है, बट स्टेबल जो है वो है 12 और 13। उस तरह से क्लोरीन का 35 है और 37 है, एंड आयरन का बात करें तो 54 है, 56 एंड 57 है। तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो समझिए। अब ज़रा अगर हम पूछें आपसे कि ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है FeSO4, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड में Fe जो है वो आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आयरन अगर इस कंपाउंड का कहा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, तो मॉलिक्यूलर मास अगर लिखने के लिए कह दिया जाए आपको, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखेंगे आप, आयरन का मास जोड़ेंगे, सल्फर का मास जोड़ेंगे, एंड ऑक्सीजन के 4 एटम का मास जोड़ेंगे। सल्फर का मास कितना होता है भाई, 32, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16, और 16 × 4 64। अब बच गया Fe का। Fe का कौन सा एटॉमिक मास ले, क्योंकि Fe तो एग्जिस्ट करता है 54 के रूप में भी, 56 के रूप में भी, और 57 के रूप में भी। ये 3 मास है Fe का जो ये नेचर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ Fe का कौन सा मास रखा जाए, 54 वाला रखा जाए, 56 वाला रखा जाए, या 57 वाला, है ना कन्फ्यूज़न वाली बात, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा है। तो ऐसे कंडीशन में हमको ये जो मास आप देख रहे हैं 54, 56 एंड 57, इनका एवरेज निकालना होगा, एवरेज एटॉमिक मास, और वो जो एवरेज आएगा उसी को रिगार्ड कर लेंगे हम कि वो Fe का एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज ऐसे तो निकालना हम सिखाएंगे आपको। एवरेज एटॉमिक मास जो Fe का आता है, मतलब एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe, ये कितना होता है भाई, ये आता है 56, कैलकुलेट करके आता है 56। ये कैलकुलेट करना हम सिखाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी सिर्फ ये आप जानो कि एवरेज एटॉमिक मास 56 आता है, तो यहाँ जो मास Fe का रखना होगा वो क्या रखेंगे हम, 56, और 56 रख के जोड़ देंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा आइसोटोप के रूप में रह रहा है, तो उसका फॉर्मूला में या फिर बाकी चीज़ों में, ये तो एक एग्जांपल मैंने बताया, कौन सा एटॉमिक मास माना जाए ये कैसे पता चलेगा, तो ये एवरेज निकालना पड़ेगा, और उस एवरेज में जो वैल्यू आएगा उसी को उसका एटॉमिक मास मान लिया जाएगा। जैसे आपसे कहा जाए कि CO2, इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, तो ऑक्सीजन जो है इसका मान लीजिए 16, तो 16 दूना 32, कार्बन तो 12 के रूप में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन तो 13 के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। कौन सा मास लिया जाए, ये प्रॉब्लम का बात हो गया। तो ये कौन सा मास लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। मतलब कार्बन वो जिसका मास 12 है और जिसका परसेंटेज इतना है, और जिसका मास 13 है और जिसका परसेंटेज इतना है, इसका एवरेज वैल्यू लेंगे हम, एवरेज वैल्यू निकाल लेंगे, निकालना सिखाएंगे हम आपको। एवरेज वैल्यू निकालिएगा तो पता चलेगा कि कार्बन का एवरेज एटॉमिक मास आता है 12, और इसलिए यहाँ पर मास कौन सा रखेंगे हम, 12 + 32 44, ये हो गया इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास। तो एवरेज कहने का मतलब हुआ जब एलिमेंट एक से ज़्यादा आइसोटोप फॉर्म में रहता है तो कौन सा मास उसका रिगार्ड किया जाए, जो मास हम रिगार्ड करेंगे, जिसको मानेंगे हम, वही उसका एवरेज होगा। तो एवरेज निकालना, बेसिकली आज का जो क्लास है उसमें हमको देखना है एवरेज एटॉमिक मास निकालना, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, ये आज का मेन काम है हमारा।
इसको सीखना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों है। बिकॉज यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जा रहे हो कि 12 रखें कि 13 रखें, यहाँ वही रखो जो एवरेज एटॉमिक मास है कार्बन का। तो एवरेज एटॉमिक मास 12 है। उसी तरह से यहाँ FeSO4 में Fe का मास 54 है, 56 है, 57 है, लेकिन कौन सा रिगार्ड करेंगे हम? जो एवरेज आएगा, और एवरेज आया है उसका 56, तो 56 रख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से एवरेज एटॉमिक मास का ज़रूरत पड़ता है। ये बात तो समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, वो सिखाते हैं आपको हम। और दूसरा, ये परसेंटेज का मतलब आपको समझना है। ये परसेंटेज का क्या मतलब है कि अगर 100 एटम आपने लिया, 100 एटम मैंने कार्बन का सैंपल लिया जिसमें 100 एटम्स है, तो उसमें 98.93 जो होगा वो क्या होगा? कार्बन एटम होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ की बात करें हम कि अगर आप 100 एटम लेते हैं Fe का एज ए सैम्पल, तो उसमें 5 एटम जो होगा वो क्या होगा? 54 वाला होगा। 90 एटम 56 वाला होगा, माने मैक्सिमम एटम 56 वाला होगा। मतलब नेचर में ज़्यादा परसेंटेज में आयरन कौन से मास को अपनाता है? 56 वाले को। ठीक है। ये परसेंटेज का मतलब समझ में आ गया आपको। दूसरा, एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन कैसे करना है, मीन्स हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, इसकी हमको बात करनी है। तो आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे के बारे में हम बात करते हैं। अगला टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। ओके, एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करना है इसको देख लेना है। उसके बाद प्रॉब्लम्स को हमको देखना है, प्रॉब्लम भी सीख लेना है। इन दिस वे हमको धीरे धीरे सब चीज़ों को कर लेना है। ठीक है। तो अगला टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। इसको मिटा दूं मैं? आई होप इतना बात एकदम क्लियर हुआ होगा। एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन हमको सिखाना है आपको बेसिकली आज। ये बहुत इजी है, आप सीख जाओगे। मीन्स अब हमको देखना है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। क्या देखना है? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। अच्छा देखो जी, जैसे कार्बन की ही बात करो। मान लो कार्बन का हम एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखा रहे हैं आपको, फिर क्लोरीन का भी निकालना सिखा देंगे, फिर आयरन का भी निकालना सिखा देंगे। तो ज़रा आप ये बताओ कि कार्बन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि कार्बन ऐसे तो 15 आइसोटोप हैं इसके, 15, लेकिन कार्बन 12 और कार्बन 13 मुख्य रूप से इसके आइसोटोप्स हैं, जिसमें ये कितना परसेंट था? 98.93%। कितना परसेंट था? 98.93%। और ये क्या था? 1.07%। ये परसेंटेज था। ठीक है। और ये भी जानना है आपको कि कार्बन 13 जो आप देख रहे हैं, इसका एटॉमिक मास कितना है? मानने के लिए हम मान ले रहे हैं 13, लेकिन एटॉमिक मास एक्चुअली में कितना है? 13.003 AMU, जिसको नियरली इक्वल टू 13 आप मान लेते हैं। ऐसा कुछ आप अभी थोड़ी देर पहले देखे हैं। अब आपको बिना मतलब जनरल जो लॉजिक है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, उसके हेल्प से आपको हम सिखा रहे हैं कैसे एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाएगा। ठीक है, सीखिए कैसे निकलेगा। देखिए, अभी मैंने बताया था आपको कि इस परसेंटेज का क्या मतलब है। इस परसेंटेज का मतलब है कि 100 एटम्स आप लीजिएगा कार्बन के सैंपल का, तो उसमें 98.93 एटम्स कार्बन 12 का होगा। लेकिन पॉइंट में तो एटम एग्जिस्ट करता नहीं है। जब भी एटम होगा तो या 2 एटम या 3 एटम या 4 एटम या 5 एटम, ये 98.93 एटम्स तो होगा नहीं। तो इसका उपाय करते हैं। पहले तो हम इसका मीनिंग आपको समझा देते हैं
मतलब कार्बन 12 का परसेंटेज कितना है 98.93%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इन 100 एटम्स ऑफ सैंपल्स ऑफ कार्बन C12 is 98.93 एटम्स। C12 का इतना एटम्स है। एटम्स तो होल नंबर में एग्जिस्ट करता है, एक एटम, दो एटम या तीन एटम। C12 का 98.93 एटम है। ये तो जस्टिफिकेबल नहीं है। तो क्या करेंगे हम? 100 एटम्स में 98.93 है, तो 1000 एटम्स ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन में क्या होगा? देखो ना भाई, 100 एटम्स में 98.93 था, इधर 10 से मल्टीप्लाई करो तो उधर भी करो, तो 1000 में कितना हो जाएगा? 989.3 C12 एटम्स। अभी भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाना पड़ेगा। तो ऐसा करो, इधर 10,000 एटम्स ले लो, सैंपल ऑफ कार्बन, 10,000 एटम्स ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन बराबर, इधर 10 से मल्टीप्लाई किए तो इधर भी, तो हो जाएगा 9893 C एटम्स। अब देखिए तो, अब पॉइंट खत्म हो गया। अब तो बात एकदम सही लग रही है कि 10,000 अगर आप एटम लेते हो तो 10,000 एटम में 9,893 एटम्स जो हैं वो किसके होंगे? C12 के होंगे। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि 98.93 तो कुछ मतलब था नहीं, तो उसको हटाने के लिए हमने अपना मन से 2 0 लगाया, तो इधर भी लगा दिया। ये बात समझ में आ गया? अच्छा ये बता दो आप, 1000 एटम्स में आपने देखा कि C12 के कितने एटम्स हैं? 9893। तो कहा जाए मास ऑफ C12 कितना है? कहा जाए आपसे कि मास ऑफ C12 एटम्स कितना है? 10,000 में इतना C12 एटम्स है, और एक C12 एटम का मास है 12, तो 12 इंटू 9893, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? इफ़ यू मल्टीप्लाई इट देन व्हाट इट कम्स, इसको देखना है क्या आता है, इसको देखना है। ऐसे मान लो आप मल्टीप्लाई करो, किसको? 12 को मल्टीप्लाई करो आप 9893 से, कितना आता है? आता है 118716, 118716। मतलब मास ऑफ C12 एटम्स, कितना C12 एटम्स? 9893 C12 एटम्स। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ लिखते हैं हम मास ऑफ 9893 C12 एटम्स, उतना है MU। देखिए बड़ा सिंपल सा बात था। पहले तो हमने ये देखा कि C12 का परसेंटेज इतना है, इतना परसेंटेज का क्या मतलब हुआ कि 100 में इतना एटम C12 का है, मतलब 100 में 98.93 एटम C एटम का है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को हटाने के लिए इधर 10,000 कर दिया। माने 10,000 एटम्स अगर आप लेते हैं सैंपल, माने कार्बन का सैंपल उठाते हैं अगर 10,000 नेचर में, तो उस 10,000 में 9,893 एटम्स जो मिलेगा वो आपको C12 मिलेगा, क्योंकि उसका परसेंटेज इतना है। 10,000 का 98.93% कितना हुआ? 9893। बड़ा सिंपल सा बात है भाई। और एक C12 का मास होता है 12। देखो ना भाई, एक C12 का मास होता है 12 MU। एटॉमिक मास कितना होता है C12 का? 12 MU। तो फिर इतने C12 का मास कितना हो जाएगा? इतना इंटू 12, 118716 MU हो गया। ये तो बात था किसका? C12 का। अच्छा इसी जगह पर अगर हम बात कर लें C13 का, C12 का मास कितना आया? यहाँ नोट कर लेते हैं। मास ऑफ C12, मास ऑफ टोटल C12 कितना आया? 118716, माने कार्बन जो 12 है सो। हमने सैंपल जो 10,000 उठाया है उसमें कार्बन 13 भी तो होगा, तो उसको अब ज़रा कैलकुलेट करते हैं। कार्बन 13 का परसेंटेज है
कार्बन 13 का जो परसेंटेज है वो कितना है 1.0%। कितना है भाई 1.0%। देखिए कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बहुत सिंपल है। C13 का जो परसेंटेज है 1.07%। यहाँ देखिए 1.07%। अच्छा इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 100 एटम आप लेते हैं, इन 100 एटम ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन, C13 कितना हो जाएगा 1.07 एटम्स। परसेंटेज का मतलब 1.0% का मतलब 100 में 1.07 एटम्स हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें हम यहाँ पर तो 1000 एटम्स में कितने हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करिए, 1000 एटम में 10.7 C13 एटम्स हो जाएंगे। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करो ना, इधर 10 से करोगे तो 1000 हो जाएगा और उधर मास कितना हो जाएगा 10.7। अब फिर पॉइंट है, पॉइंट को हटाना पड़ेगा बिकॉज पॉइंट के रूप में तो एटम्स एग्जिस्ट करता नहीं है। तो क्या करें हम 10,000 एटम्स ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन में कितना हो जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो 107 C13 एटम्स। 10,000 अगर आप सैंपल लेते हैं एटम्स का, 10,000 एटम्स ऑफ कार्बन सैंपल, तो उसमें C13 क्या होगा 1.07%। तो 10,000 का 1.07% कितना हुआ 107। इतना एटम C13 का है और 9893 एटम्स जो था वो किसका था C12 का था। तो जरा बताइए मास ऑफ C13 एटम्स कितना हो जाएगा। एक C13 एटम का मास है 13.003 और इतना 107 का कितना हो जाएगा 107 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.003 इंटू 107 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1391.321 AMU। ये आ गया। मतलब बड़ा सिंपल सा बात है, जो परसेंटेज दिया था उस हिसाब से हमने 10,000 एटम्स में C12 का कितना एटम है वो निकाल लिया और C13 का कितना एटम है वो निकाल लिया। और जब एटम्स आ गया तो C12 वाले का टोटल मास कितना है वो आ गया, C13 वाले का टोटल मास आ गया। अब कहा जाए टोटल मास कितना है, सैंपल 10,000 जो सैंपल हम उठाए हैं उसमें C12 भी है, कुछ C13 भी है, टोटल मास कितना है। टोटल मास बराबर हो जाएगा मास ऑफ C12 प्लस मास ऑफ C13। मास ऑफ C12 एंड मास ऑफ C13। मास ऑफ C12 कितना है भाई, तो C12 का मास अभी लिखे 118716 और C13 का मास कितना है अभी लिखे हैं 1391.321। अब दोनों को जोड़िए, अगर जोड़िएगा इसको 1391.321 में 118716 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 107.321। इतना AMU हो जाएगा, इतना AMU होगा। टोटल मास निकल गया। अच्छा एवरेज कैसे निकालें हम, ये तो टोटल मास हो गया 10,000 जो हमने सैंपल लिया कार्बन एटम्स का, जिसमें कुछ एटम्स C12 के निकले, कुछ एटम C13 के निकले। C12 के 9893 एटम्स निकले तो उसका मास हुआ 118716। C13 के 107 एटम निकले तो उसका मास हुआ 1391.321 AMU। टोटल मास कितना हुआ, तो इतना हुआ। अब एवरेज कैसे निकालें, तो बड़ा सिंपल सा बात है भाई। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हो, मान लो 2 आदमी का मास निकाल रहे हो तो दोनों का मास डिवाइडेड बाई 2। 5 आदमी का मास निकाल रहे हो तो पाँचों का मास डिवाइडेड बाई 5। यहाँ 10,000 का मास हम निकाले हैं वो इतना आया और उसको डिवाइड कर दे 10,000 से तो एवरेज नहीं निकल जाएगा। इसका मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालना बेहद सिंपल हो गया। एवरेज एटॉमिक मास निकालना अब बहुत छोटा काम हो गया यहाँ पर। उसको कैसे निकालेंगे, तो जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं वैसे कर देते हैं तो निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें
एवरेज एटॉमिक मास निकालने का, माने एवरेज एटॉमिक मास किसका? कार्बन का। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, टोटल मास ऑफ सी एटम्स बाय टोटल नंबर ऑफ सी एटम्स। अच्छा अब ये बता दो टोटल मास ऑफ सी एटम्स कितना है? 120,107.321। और टोटल नंबर कितना पर कैलकुलेशन किया था हमने? 10,000 सैंपल उठाया था। ऐसे शुरुआत तो 100 एटम से किया है, लेकिन वो पॉइंट का चक्कर आ गया था, इसकी वजह से इस 100 को 1000 में बदलना पड़ा, फिर 1000 को 10,000 में। तो यहाँ कितना से डिवाइड करेंगे? 10,000। तो डिवाइड करने पर कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 10, 1 2 3,000, तो कितना आ जाएगा? 12.010। माने इसको नियरली इक्वल टू क्या माना जाए? 12 AMU। क्या माना जाए? 12 AMU। तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक मास निकला वो कितना सामने आया निकल कर? 12 आया, 12.001, दैट मीन्स 12 आया। तो इस तरीके से आपने देखा जैसे जनरल आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं वैसे एवरेज कैलकुलेट करते हैं। फ़र्क सिर्फ यहाँ है कि यहाँ परसेंटेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, किसका कितना परसेंटेज है उसको ले करके फिर एवरेज निकलेगा। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हैज़ कम टू बी 12। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा आपके मन में एक बात हो रहा होगा कि सर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस आप कर रहे हो, इतना प्रोसेस से आप सवाल कैसे बनाओगे? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इतने लंबे प्रोसेस से सवाल बनाएंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा था कि ये एवरेज उसी तरीके से निकलता है जैसे जनरल मैथमेटिक्स में आप एवरेज को निकालते हैं। 5 आदमी का मास, 5 आदमी के मास का एवरेज निकालना है तो पाँचों का मास टोटल जोड़ दिए डिवाइडेड बाई 5। यहाँ 10,000 सी एटम्स था, उसका एवरेज निकालना था तो 10,000 सी एटम्स का मास डिवाइडेड बाई 10,000, 12 आया। मतलब दिस एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम दैट एवरेज मास कैलकुलेशन। जो मैथ्स में एवरेज आप कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करते हैं। अब सवाल है शॉर्टकट का, इसका शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड भी है, आगे बढ़ें। आई थिंक ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि एवरेज एटॉमिक मास में वही एवरेज वाला कॉन्सेप्ट है जो जनरली मैथ्स में आप पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? तो अब इसी सवाल को हमको देखना है इसी सवाल को शॉर्टकट में देखना है, कैसे बनेगा। अब इसी क्वेश्चन को हमको देखना है, कैसे सवाल सॉल्व होगा इसको देखना है। सेम क्वेश्चन को 100 पर कैलकुलेट करके एक फॉर्मूला लाना है हमको। जैसे अभी अभी देखा शॉर्टकट तरीका, शॉर्टकट अभी क्या देखा आपने? अभी आपने देखा कि कार्बन का 2 आइसोटोप था, एक C12 और एक C13। ये 1.07% था और ये 98.93% था, है ना। इस कार्बन 12 का मतलब यहाँ कार्बन का एटॉमिक मास कितना लेना है? 12 AMU। और यहाँ कार्बन का मास है 13, तो एटॉमिक मास कितना लेना है? एटॉमिक मास इसका होता है 13.003 AMU, नियरली इक्वल टू 13 AMU, ऐसा कुछ। अच्छा ये बताओ 100 एटम्स में अगर बात करें 100 सैंपल एटम का, मान लो इन 100 एटम्स ऑफ सैंपल ऑफ कार्बन, उसमें C12 कितना हो जाएगा और C13 कितना हो जाएगा? C12 हो जाएगा 98.93, C12 एटम्स हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 1.07 एटम्स ऑफ C13। अच्छा टोटल मास कहा जाए, मास ऑफ टोटल मास कैसे निकलेगा? देखो इसको मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि 100 एटम आप लेते हैं तो C12 का 98.93 एटम्स होगा, C13 का 1.07 एटम्स होगा। तो टोटल मास कहा जाए माने मास ऑफ C12 प्लस मास ऑफ C13, मास ऑफ C13 तो कितना हो जाएगा मास ऑफ C12? एक C12 एटम का मास है 12 और वैसे वैसा कितना एटम है 98.93, ये मास ऑफ C12 हो गया। मास ऑफ C13 एटम है कितना 1.07 और एक C13 का मास है 13.003, तो ये हो गया आपका टोटल मास इतना AMU। अच्छा एवरेज कैसे निकाले भैया? ये कैलकुलेशन हम 100 पर कर रहे हैं, इससे पहले वाला 10,000 पर किए थे ताकि आपको समझ में आए, बिकॉज यहाँ आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि सर 98.93 एटम्स कहीं थोड़े होता है, इसलिए 10,000 पर कन्वर्ट हमने किया था। लेकिन यहाँ मान लीजिए कि C13 का कितना एटम्स है 1.07 एटम्स है 100 में, और C12 का कितना है 98.93 एटम्स है C12 का। टोटल मास अगर कहा जाए तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। अच्छा अब कहा जाए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास तो कैसे निकालिएगा? एवरेज एटॉमिक मास बराबर टोटल मास बता टोटल नंबर। टोटल मास कितना है 12 इंटू 98.93 प्लस 1.07 इंटू 13.003 डिवाइडेड बाई कितने सैंपल पर ये सब बातें हुई हैं 100 पर, नॉट 10,000, तो 100 रख देंगे, यही हो गया। काट कुट करिएगा तो आएगा 12.01 मतलब 12 AMU, यानी 100 पर भी अगर बना के बनाते हैं तो वही आंसर आएगा। 10,000 समझाने के लिए था आपको। तो ये जो एवरेज एटॉमिक मास निकला इसका शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि एवरेज एटॉमिक मास, इसको मिटा दूं, ये मिटा दूं मैं इधर वाला, इधर मिटा करके फिर बात करता हूं मैं। एवरेज एटॉमिक मास जो है वो कैसे निकाला हमने, तो शॉर्टकट जरा समझो। हाँ एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला हमने, तो आप खुद देखो ना इस कार्बन वाले एग्जाम्पल में ये क्या था 12 माने एटॉमिक मास और उसका परसेंटेज है ये 98.93। C12 का परसेंटेज था 98.93 और C13 का परसेंटेज था 1.07। इसका मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक मास गुना परसेंटेज एबंडेंस प्लस एटॉमिक मास गुना परसेंटेज एबंडेंस और डिवाइडेड बाय क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि 100 पर ही कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सीधे क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय क्या कर देना है, डिवाइडेड बाय कर देना है 100। यही हो गया एवरेज एटॉमिक मास। जैसे C12 का कहा जाए, C12 भी एग्जिस्ट करता है, C13 भी, ये 98.93% एग्जिस्ट करता है और ये 1.07। अब कहा जाए जल्दी से इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालो, तो एवरेज एटॉमिक मास बराबर क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास इंटू इट्स परसेंटेज प्लस एटॉमिक मास इंटू इट्स परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100, जिसको काट कुट करोगे तो कितना आएगा 12 MU आएगा। तो इस तरह से आप एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं। नाउ अब कुछ सवाल बना लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको पता चले कि एवरेज एटॉमिक मास
कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आई होप इतना बात आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है, कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं एंड ऑल। सो नाउ अब आगे देखते हैं, इसको मिटा दूँ मैं। आई होप आपको ये बात, अच्छा 3 अगर एग्जिस्टेंस रहे तो फिर प्लस एटॉमिक मास इनटू परसेंटेज एबंडेंस, 4 रहे तो और भी ज़्यादा, जोड़ते जाएंगे सीधे। अब देखो भाई, आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1, नेचुरली अकरिंग chlorine is 75.53% है ये, 75.53% chlorine 35, which has an atomic mass of 34.969 AMU and 24.47% Cl37, which has an atomic mass of which has a mass of 36.966 AMU. Calculate the average atomic mass of chlorine. Calculate the average atomic mass of chlorine. ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है 35.5 AMU, 36.5 AMU एंड C है 71 AMU एंड D है 72 AMU। ऐसा कुछ दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो आप समझने को तो वही तरीका है कि अगर इसकी बात करें क्लोरीन की, तो कहा जा रहा है कि क्लोरीन 2 रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। 35 वाले का परसेंटेज जो है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 75.53% और 37 वाले का परसेंटेज कितना दे रखा है 24.47%। और 37 वाला का कह रहा है एक्चुअली में एटॉमिक मास कितना है, तो 36.966 AMU। ये जिसको हम 37 लिख रहे हैं वो नियर अबाउट लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में मास क्या है 36.966 AMU। और उस तरह से 35 जिसको लिख रहे हैं, इसका एक्चुअल में मास कितना है एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास है इसका
24.969 AMU, जिसको नियरली इक्वल टू क्या लिख रहे हैं 35, ऐसा कुछ दे दिया। तो समझने के लिए वही बात है कि 100 एटम आप लोगे तो उसमें 75.53 एटम्स क्लोरीन 35 के मिलेंगे और 24.47 एटम्स किसके मिलेंगे, क्लोरीन 37 के मिलेंगे। टोटल मास निकालोगे, फिर टोटल नंबर से डिवाइड करोगे। एक तरीका मैं बताया था शॉर्टकट कैसे बनाओगे आप। तो शॉर्टकट के लिए मैंने बताया था एवरेज एटॉमिक मास बराबर परसेंटेज एंड इट्स एटॉमिक मास। परसेंटेज कितना है, मतलब बताया था कि परसेंटेज 75.53 इंटू इट्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 35 नहीं लेना है, जो दिया है वो लेना है। लेना है 34.969, हालांकि ज़्यादा का फर्क नहीं आएगा, प्लस परसेंटेज कितना है दूसरे वाले का 24.47 परसेंटेज, 24.47 एंड इनटू इट्स एटॉमिक मास कितना है 36.966 AMU एंड डिवाइडेड बाई कितना पर कैलकुलेशन हो रहा है ये सब 100 एटम्स पर, तो 100 से डिवाइड करेंगे। इसी सवाल को अगर आप 10,000 पर घुमा कर ले गए होते तो 10,000 से डिवाइड करते। 10,000 पर हम कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए लिखे ताकि आपको पता चले, बिकॉज ऐसे तो पता चलेगा नहीं कि 100 में इतना एटम्स थोड़े एग्जिस्ट करेगा। 75.53 एटम्स तो एक एग्जिस्ट करेगा, दो एग्जिस्ट करेगा, चार एग्जिस्ट करेगा, कभी भी फ्रैक्शन में एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मजबूरी था 10,000 पर कन्वर्ट करके फिर आपको बताया मैंने। कैलकुलेशन में आप 100 पर ही कर दो, ऐसे कर दो। तो इसको काट कोट करोगे तो आपका आंसर आएगा 35.5। सो योर आंसर अबाउट द क्वेश्चन फॉर दिस क्वेश्चन इज 35.5 AMU। कैलकुलेट करके देख लोगे उतना ही आएगा। तो इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो। एक क्वेश्चन और है, जेई का एक क्वेश्चन है, उसको करते हैं फिर देखते हैं। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बिकॉज इट इज़ केमिस्ट्री एंड इट इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ आयरन there are 3 isotopes of iron with their abundances। ये जेई का क्वेश्चन है बेसिकली। with their abundances given as Fe and Fe। एक 54 है, एक 56 है और एक 57 है। ये दिया है 5%, ये दिया है 90% और ये दिया है 5%। और आपसे कह रहा है एटॉमिक मास ऑफ Fe's, एटॉमिक मास ऑफ Fe's, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe's
एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Fe इज, ऑप्शन दे रखा है, पहला 55.85, एंड सी है 55.75 एंड डी है 56.05। ये चारों में से आपको ऑप्शन बताना है कौन सा आंसर सही होगा। हाँ, तो आप मतलब सिंपल ढंग से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, शॉर्टकट तरीका मैंने ये बताया। 100 पर कैलकुलेशन करके बनाओगे तो फॉर्मूला आता है एवरेज एटॉमिक मास का, एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, नेचुरल एबंडेंस इनटू इट्स एटॉमिक मास, प्लस फिर वही काम दूसरे के लिए, प्लस फिर वही काम तीसरे के लिए। तो यहाँ Fe का परसेंटेज कितना है 5, एटॉमिक मास कितना है 54, तो 5 इंटू 54 प्लस दूसरे का कितना है परसेंटेज 90 और एटॉमिक मास कितना 96, 90 इंटू 56 है, 96 बोल रहा था मैं, 56 है, एंड तीसरे का फिर 5% एंड 57 प्लस 5% इंटू 57 एंड डिवाइडेड बाई कितना 100। काट कूट करो कितना आ जाएगा 570, कितना आ जाएगा फुट, ये तो 570 हो जाएगा, मतलब कि 5 इंटू 54, 5 इंटू 54 270, उल्टे लिख दिया मैंने 270, और ये कितना हो जाएगा 90 इंटू 56 5040 एंड प्लस 57 इंटू 5 285 डिवाइडेड बाई 100। अब जोड़ो 285 में जोड़ो आप 5040, अब फिर जोड़ो 270, तो ये आया 5595 एंड डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा 55.95, कितना आ जाएगा 55.95। तो वेयर इज द ऑप्शन 55.95। 55.95 को ही जनरली 56 मानते हैं हम, तो इसी को नियरली इक्वल टू जो क्वेश्चंस वगैरह आता है उसमें क्या मान लेते हैं 56, 56, और हम फिर रिगार्ड करते हैं, मतलब ये मानते हैं कि जो आयरन है उसका एवरेज एटॉमिक मास 56 है। So average atomic mass of iron is, average atomic mass of iron is 56। अब देखिए, अब प्रॉब्लम नहीं होगा। अब प्रॉब्लम क्या मतलब हो सकता था, देखिए प्रॉब्लम ये हो सकता था कि अगर हम पूछें आपसे अभी से थोड़ी देर पहले, मतलब जब तक एवरेज एटॉमिक मास आप नहीं पढ़े थे, तब अगर आपसे मैं पूछता, तब मैं आपसे अगर पूछता कि ये बता दो हमको HCl का मॉलिक्यूलर वेट, मैं पूछता आपसे कि HCl का मॉलिक्यूलर वेट बताओ हमको, तो आप कहते हैं 1 प्लस, अब क्लोरीन तो 2 रूप में एग्जिस्ट करता है, 35B और 37B, तो प्रॉब्लम होता कि नहीं आपको। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि अच्छे यहाँ पर जो मास लेना है वो एवरेज वाला लेना है, और एवरेज क्लोरीन का कितना निकल के सामने आया था अभी 35.5, तो अब हम सीधे ले लेंगे यहाँ पर 1 प्लस 35.5 मतलब 36.5, बहुत ईजी है। उसी तरह से आयरन का 56 ले लेंगे, कार्बन का 12 आएगा। तो इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं, और ये एवरेज उसी तरह से कैलकुलेट होता है जैसे
जनरल मैथमेटिक्स में एवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं। 5 मास है तो एवरेज निकालना है, तो पाँचों मास का एडिशन डिवाइडेड बाई 5 एंड ऑल। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक था बहुत छोटा टॉपिक था, समझने वाला टॉपिक था, ईजियर था, आप बना सकते हो। प्रॉब्लम इसमें से रिलेटेड जितने भी होंगे उसको कोशिश करिए। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ आते हैं, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।